हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का तीसरा भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 2 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रात को पार्टी में इवांसी नशे में थी, जिस वजह से मोक्ष और वो दोनों फिजिकल हो गए। अगली सुबह इवांसी ने मोक्ष से कन्फर्शन किया। फिर मोक्ष ने इवांसी को वॉशरूम में छोड़ा और बाहर चला गया। इवांसी काफी देर से वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी, तो मोक्ष कोट खोलकर अंदर गया। अंदर इवांसी बैठक में बैठी हुई थी और अपने नेल्स बाइट कर रही थी। मोक्ष उसे देखते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम जाना, और तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? ये सुनते ही इवांसी ने झट से मोक्ष को देखा और जल्दी से अपने चेस्ट को कवर कर लिया, क्योंकि वो इस वक्त बेयर थी। इवांसी हकलाते हुए उससे बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जाओ। मोक्ष उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं क्यों जाऊँ? पहले तुम ये बताओ, तुम इतनी देर से अंदर बैठकर क्या कर रही हो? ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया जाना। बोलते हुए वो इवांसी को ही देख रहा था। इवांसी इरिटेशन भरी आवाज में बोली, कहाँ से बाहर आ जाऊं? कपड़े हैं क्या मेरे पास? ऐसे बाहर आ जाऊं क्या? एक रात तुमने मुझे ऐसे देख क्या लिया? तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे सामने ऐसे ही घूमती फिरूं। बोलते हुए वो मोक्ष को घूर रही थी। उसकी बात सुनकर मोक्ष को रियलाइज हुआ कि यहाँ पर बाथरूम में एक बाथरोब तक नहीं था, तो वो बाहर कैसे आती। वो अपना गला साफ करते हुए बोला, मैंने कपड़े मंगा दिए थे, तुम टॉवल रैप करके भी बाहर आ सकती थी जाना। बोलते हुए वो इवांसी को देख रहा था। इवांसी धीरे से बोली, क्या मतलब टॉवल रैप करके आ जाती? मैं नहीं आ सकती थी, तुम नहीं समझोगे। बोलते हुए वो दूसरी तरफ देखने लगी। उसकी हरकत देखकर मोक्ष ने गहरी सांस ली और अगले ही पल झुककर उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। इवांसी ने चीखते हुए अपनी चेस्ट कवर कर ली और मोक्ष को घूरने लगी। मोक्ष सामने देखते हुए उससे बोला, ऐसे घूरना बंद करो जाना, प्यार हो जाएगा। बोलते हुए वो वॉशरूम से बाहर निकल गया। इवांसी मोक्ष को घूरते हुए बोली, तुम ना बकवास मत करो और मुझे नीचे उतारो। मोक्ष बेड की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, आर यू श्योर जाना, मैं तुम्हें नीचे उतार दूं? उसकी बात सुनकर इवांसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था इस हालत में वो कहीं नहीं जा सकती थी। मोक्ष ने उसको बेड पर बैठाया। बेड पर बैठे ही इवांसी ने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। मोक्ष कुछ कहता तभी गेट नॉक हुआ। इवांसी ने खुद को पूरी तरह से कवर कर लिया, बस उसका चेहरा ब्लैंकेट से बाहर था। मोक्ष गेट के पास गया। उसने गेट खोला। सामने आकाश खड़ा था। उसके हाथ में एक पेपर बैग था। आकाश मोक्ष से बोला, सर ये रहे वो कपड़े जो आपने मंगाए थे। मोक्ष पेपर बैग लेकर उससे बोला, ओके फाइन, मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा, तुम चीजें देख लेना, आई विल मीट यू टुमारो। बोलते हुए उसने आकाश को देखा। आकाश सर हिलाकर उससे बोला, ओके सर। बोलकर आकाश वहां से चला गया। मोक्ष ने गेट बंद किया। मुड़कर इवांसी को देखा, जो उसे ही देख रही थी। उसने पेपर बैग बेड पर इवांसी के पास रखते हुए उससे बोला, तुम्हारे कपड़े इसमें हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ। बोलकर वो बालकनी में चला गया। इवांसी ने बालकनी की तरफ देखा। मोक्ष ने बालकनी का गेट बंद कर दिया था और कर्टन्स भी लगा दिए थे। इवांसी ने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और पेपर बैग खोलकर कपड़े पहनने लगी। थोड़ी देर बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने पीच कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि फुल स्लीव थी। वो मोक्ष को आवाज लगाते हुए बोली, मैं रेडी हो गई। उसके कहते ही मोक्ष बालकनी का गेट खोलकर अंदर आया और उसे देखने लगा। मोक्ष को अपनी तरफ देखता पाकर इवांसी नर्वसनेस में उससे बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ है क्या मेरे कपड़ों पर या मेरे चेहरे पर? मोक्ष उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोला, कुछ लगा नहीं है, बस एक चांद दिख रहा है जो दिन में भी खिला हुआ है। बोलते हुए वो इवांसी के पास आ चुका था। उसकी बात सुन इवांसी एकटक उसे देखने लगी। मोक्ष उसके बाल कान के पीछे करते हुए उससे बोला, चांद ही हो वो तुम जानो, जो सिर्फ मेरे लिए लिखा है। बोलकर उसने इवांसी के फोरहेड पर किस कर लिया। वहीं उसके बाद इवांसी के दिल की धड़कन बढ़ गई। इवांसी धीरे से बोली, चले, आई एम हैंग्री। बोलते हुए वो इधर उधर देख रही थी। उसकी नर्वसनेस देख मोक्ष हल्का सा मुस्कुराया और उसका हाथ पकड़कर गेट की तरफ बढ़ गया। दोनों घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर इवांसी कार से उतरकर सीधे अपने रूम में चली गई। वहीं मोक्ष कार में बैठकर कुछ सोचने लगा। कुछ सोचते हुए मोक्ष खुद से ही बोला, 2 दिन बाद मैं तुम्हें सब बता दूंगा जाना कि तुम मेरे लिए क्या हो। बोलते हुए उसके फेस पर स्माइल आ गई। फिर कुछ सोचते हुए मोक्ष कार काट कर वहां से चला गया।
रात का वक्त। इवांसी लाइब्रेरी में बैठकर कोई बुक पढ़ रही थी, तभी उसे नीचे से कुछ आवाज आई। वो लाइब्रेरी से निकलकर नीचे गई और देखा कि मोक्ष डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व कर रहा था। इवांसी उससे बोली, खाना ये तुमने बनाया है क्या? बोलते हुए वो डाइनिंग टेबल की तरफ आ रही थी। मोक्ष उससे बोला, हाँ, आज तुम कुछ ज्यादा थकी होगी तो सोचा मैं ही बना लूं। ये सुनते ही इवांसी ने मोक्ष को घूरा। उसे पता था कि मोक्ष किस बारे में बात कर रहा था, यहाँ कौन सी थकावट की बात हो रही थी। इवांसी मोक्ष को घूरते हुए उससे बोली, अगर तुमने फिर से इस बारे में बात की ना तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। मोक्ष उसे अपनी तरफ खींचकर उससे बोला, जाना, अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें जबरदस्ती खिला दूंगा, सिंपल। बोलकर उसने इवांसी का गाल पिंच गया। इवांसी के मुंह बनाते हुए देखा, फिर चेयर पर बैठ गई। वो इस वक्त कुछ बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे भूख भी लगी थी और वो काफी थकी हुई थी। मोक्ष को उसके चेहरे पर थकावट साफ दिख रही थी। वो चेयर पर बैठ गया और खुद अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगा। इवांसी खाते हुए उससे बोली, वैसे तुम ना खाना बहुत अच्छा बनाते हो, तो कल सुबह तुम ही खाना बनाओगे क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहीं उठने वाली। मुझे अभी से बहुत नींद आ रही है। मुझे पता है कि मैं बहुत देर तक सोने वाली हूँ। मोक्ष कुछ पल रुककर बोला, ओके जाना, एज यू विश, बता देना क्या खाना है, खाना बन जाएगा। इवांसी झट से बोली, पाव भाजी, पाव भाजी खानी है मुझे। जब से यहाँ पर आई हूँ तब से मैंने पाव भाजी नहीं खाई, तो तुम मुझे सुबह पाव भाजी दे देना बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बोलते हुए उसने मोक्ष को देखा। मोक्ष सिर हिलाकर बोला, पाव भाजी तुम्हें कल सुबह मिल जाएगी जाना। उसके बाद से इवांसी के फेस पर स्माइल आ गई। खाने के बाद मोक्ष ने इवांसी को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। इवांसी उसके गले में बाहें डालकर उससे बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? नीचे उतारो मुझे, आई कैन वॉक। बोलते हुए वो मोक्ष को देख रही थी। मोक्ष स्टेयर्स की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, मेरा उतारने का मूड नहीं है जाना। ये सुनते ही इवांसी का मुंह बन गया। वो आगे कुछ नहीं बोली। मोक्ष उसे उसके रूम में ले गया, बेड पर लिटा दिया। इवांसी मोक्ष को देखने लगी। मोक्ष ने झुककर उसके फोरहेड पर किस करके उससे बोला, गुड नाइट जाना। बोलकर मोक्ष रूम से बाहर चला गया। 2 दिन बाद आज मोक्ष सुबह से घर पर था। इवांसी भी तो वो तो हमेशा घर पर ही रहती थी। इस वक्त दोनों हॉल में थे और शाम का वक्त हो रहा था। मोक्ष इवांसी से बोला, जाना, ग्रोसरी खत्म हो गई है। इवांसी अपने सर पर हाथ रखकर उससे बोली, शिट, मैं तो भूल ही गई थी, ग्रोसरी लेकर आनी है वरना रात को खाना बनाने में प्रॉब्लम हो गई। तुम घर पर रहो, ग्रोसरी आज मैं लेकर आती हूँ। बोलकर वो सोफे से उठ गई और एक बैग और वॉलेट लेकर बाहर चली गई। मोक्ष खुद से ही बोला, टुडे यू विल गेट सरप्राइज जाना। करीब 1 घंटे बाद इवांसी घर आई। अंदर आते हुए वो चारों तरफ देखने लगी। चारों तरफ कैंडल जल रही थी, रोज पेटल्स बिखरे हुए थे, धीमी धीमी धुन भी थी जो माहौल को काफी रोमांटिक बना रही थी। इवांसी बैग और वॉलेट टेबल पर रखा और आगे बढ़ने लगी। तभी एक आवाज आई, मेरी जिंदगी में अनजानी बनकर आई, अब एक आदत बन गई, भटकते के घर में आई, अब पूरा घर बन गई, मेरे जिस्म को छू गई, अब मेरी रूह बन गई, मेरे दिल को छू कर आई, अब मोहब्बत बन गई। ये सुनते ही इवांसी ने मुड़कर मोक्ष को देखा जो अपने एक घुटने के बल पर बैठा हुआ था। मोक्ष आगे बोला, क्या थी नहीं पता, बस अब पता है कि तुम मेरी हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी दीवानगी हो, मेरी मोहब्बत हो। आई लव यू इवांसी। तभी एक आवाज आई, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर मोक्ष मलिक। ये सुनते ही मोक्ष ने गेट की तरफ देखा जहां पुलिस खड़ी थी। गेट पर इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल खड़े थे। मोक्ष इंस्पेक्टर से बोला, अरेस्ट, बट वाई इंस्पेक्टर? बोलते हुए वो इंस्पेक्टर को देख रहा था। इंस्पेक्टर मोक्ष से बोला, अंतरा माथुर के मर्डर केस में। अंतरा माथुर इवांसी माथुर की बहन, जिसने सुसाइड किया और अपने सुसाइड नोट में आपका नाम था कि उनकी मौत के जिम्मेदार आप थे। इंस्पेक्टर की बात सुनकर मोक्ष बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। उसके दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, अंतरा माथुर इवांसी माथुर की बहन। मोक्ष ने इवांसी को देखा जो बिना किसी भाव के उसे देख रही थी। वो इवांसी के पास जाकर उससे बोला, इवांसी माथुर, डिड यू चीटेड ऑन मी? बोलते हुए वो इवांसी को देख रहा था। इवांसी मोक्ष को देखते हुए इंस्पेक्टर से बोली,
इंस्पेक्टर, अरेस्ट करिए इस इंसान को जिसने मेरी बहन को मारा है। मेरी बहन को छीनकर ये मेरे सामने खड़ा है। जस्ट अरेस्ट हिम। उसकी बात सुनकर कांस्टेबल आगे आया और उसने मोक्ष के हाथ में हथकड़ी लगा दी। मोक्ष की नज़र इवांसी पर टिकी हुई थी। उसे इवांसी की आंखों में अपने लिए नफरत साफ दिख रही थी, जो शायद आज तक छिपी हुई थी या मोक्ष को कभी दिखी ही नहीं थी। पुलिस वाले मोक्ष को ले गए। मोक्ष के जाते ही इवांसी ने चारों तरफ देखा और वो सारा सामान फेंकने लगी। फेंकते हुए वो नीचे गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। इवांसी चिल्लाते हुए बोली, वाई 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 मोक्ष मलिक, क्यों हो तुम कातिल मेरी बहन के? तुम्हारे साथ थी मैं, तुमने मुझे कभी छुआ तक नहीं, और वही मेरी अंतरा के साथ तुमने हद पार कर दी। यू रन माई अंतरा, आई हेट यू, आई हेट यू, आई फकिंग हेट यू। बोलते हुए उस फ्लोर पर एक पंच मारा। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी और गालों पर आंसुओं के निशान। उसने चारों तरफ देखा, हर तरफ उसकी और मोक्ष की यादें थी जो अब उसे परेशान कर रही थी। वो खड़ी हुई तभी उसकी नज़र एक टेबल पर रखे हुए मोक्ष के फ़ोटो पर गई। मोक्ष की फ़ोटो को देख पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने मोक्ष की फ़ोटो उठाकर फ्लोर पर फेंक दिया। नफ़रत है मुझे तुमसे मेरी अंतरा, जो मेरी बड़ी बहन मेरी मम्मा जैसी थी। तुमने उसी अंतरा को मुझसे छीना। कैसे शांति से रहने देती मैं तुम्हें? बदला तो लेना ही था। बोलते हुए इवांसी की आंखों में मोक्ष के लिए नफरत साफ झलक रही थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मोक्ष जेल में था और चुपचाप बैठा हुआ था। वो एकटक सामने देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मोक्ष खुद से ही बोला, नफरत, जिससे मोहब्बत की वही मुझसे नफरत करती है। क्यों? जिंदगी में मोहब्बत होगी उससे जो मुझसे बेइंतहा नफरत करती है। फिर कुछ पल रुककर बोला, अंतरा, हु द हेल इज अंतरा? मैं नहीं जानता किसी अंतरा को। इवांसी की बहन कौन है ये? बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। मोक्ष को सच में नहीं पता था कि अंतरा कौन थी। वो नाइट स्टंट जरूर करता था, पर सामने वाले की मर्जी से। उसके बाद सामने वाला खुद उसकी ज़िंदगी से जाता था। वो अपनी ज़िंदगी में रहता था। वो कभी किसी लड़की को लेकर सीरियस नहीं हुआ था और ना ही सामने वाला होता था, क्योंकि मोक्ष सब कुछ पहले ही क्लियर कर देता था। फिर ये अंतरा कौन थी? मोक्ष के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, पर अफसोस उसका जवाब देने के लिए कोई नहीं था। आकाश मोक्ष से मिलने आया था। वो उससे बात करना चाहता था, पर पुलिस वालों ने आकाश को मोक्ष से मिलने नहीं दिया। मोक्ष के पास पावर जरूर थी, पर अब ये केस मीडिया में उठ चुका था और पुलिस के ऊपर मीडिया का प्रेशर था, तो पुलिस वाले किसी भी तरीके का रहम नहीं दिखा सकते थे। अगले दिन आज मोक्ष की कोर्ट में पेशी थी। मोक्ष सुबह से ही जेल में था। थोड़ी देर बाद एक कांस्टेबल आया और जेल खोलकर अंदर गया। वो कांस्टेबल मोक्ष से बोला, चलो तुम्हारी पेशी का टाइम हो रहा है, कोर्ट चलना है तुम्हें। ये सुनते ही मोक्ष ने सर उठाकर एक बार कांस्टेबल को देखा, फिर खड़ा हो गया। वो इस वक्त कुछ बोलना नहीं चाहता था, न ही कुछ करना चाहता था। वो देखना चाहता था कि इवांसी अब क्या करना चाहती थी। कांस्टेबल मोक्ष के हाथ में हथकड़ी लगाकर उसे बाहर ले गया। बाहर पुलिस जीप पहले से ही खड़ी थी, साथ ही साथ पूरी मीडिया की भीड़ लगी हुई थी। मोक्ष को देखते ही मीडिया वालों ने इसकी फ़ोटो लेने शुरू कर दिया। जीप की तरफ बढ़ते हुए मोक्ष के कानों में आवाज़ पड़ी, द ग्रेट मोक्ष मलिक एक लड़की के मर्डर केस में पूरी रात जेल में थे और आज उनकी कोर्ट में पेशी है। क्या सच में मोक्ष मलिक, जो कि एक प्लेबॉय है, उसने किसी लड़की की जान ली है? ये सुनते ही मोक्ष ने अपने दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाने। एक चीज़ से मोक्ष को बहुत प्यार था, वो थी उसकी इज्जत। आज बात उसकी इज्जत पर आ चुकी थी और वो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इवांसी माथुर थी। पुलिस वाले मोक्ष को कोर्ट के लिए लेकर निकल गए। कोर्ट पहुंचते ही पुलिस वालों ने मोक्ष को जीप से उतारा। वहां पर भी मीडिया थी जो फोटो वीडियो सब ले रही थी। इवन ये सब लाइव जा रहा था। कोर्ट रूम में पहुंचकर मोक्ष कटघरे में खड़ा हो चुका था। उसकी नज़र इवांसी पर गई, जो कि वहीं पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। थोड़ी देर में कार्यवाही शुरू हो गई। मोक्ष का वकील बोला, माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट मोक्ष मलिक पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, एक ऐसी लड़की के मर्डर का जिसे वो जानते तक नहीं, जिसे वो कभी मिले तक नहीं थे। इवांसी का वकील खड़ा होकर बोला, माय लॉर्ड, मोक्ष मलिक, जिसकी पर्सनैलिटी उसके काम से ज़्यादा उसकी हरकतों से जानी जाती है,
और वो ये हरकतें हैं प्ले बॉय होने की। जो इंसान ऐसा है कि उसके लिए लड़कियों का दिल तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अंतरा माथुर इवांशी माथुर की बड़ी बहन, उम्र 23 साल, मुंबई में एक जॉब करती थी। मोक्ष और अंतरा मुंबई में एक दिन मिले, जहां मोक्ष अपनी किसी मीटिंग की वजह से मुंबई गए थे। इन दोनों की बातचीत हुई, दोनों घुले मिले, फिर वही हुआ जो एक लड़का लड़की के बीच होता है। बस फर्क इतना था, यहाँ अंतरा माथुर मोक्ष मलिक से प्यार कर बैठी और वो मोक्ष मलिक ने अंतरा माथुर की जिंदगी से खेल रहे थे। एक वन नाइट स्टैंड होने के बाद मोक्ष मलिक यहाँ शिमला वापस आ गए। वहीं अंतरा माथुर अपनी जिंदगी को काटने लगी। तभी मोक्ष का वकील बोला, माय लॉर्ड, जहाँ तक मोक्ष मलिक को जानने वाले लोग हैं वो सभी जानते हैं कि मोक्ष मलिक कभी किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती हम बिस्तर नहीं होता। तो क्या अंतरा को नहीं पता था कि मोक्ष मलिक कैसा इंसान है, या उसने एक अमीर आदमी को देखकर उसे फंसाने की कोशिश की? ये सुनते ही इवांशी ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली और मोक्ष को घूरने लगी। इवांशी का वकील बोला, प्ले बॉय तो प्ले बॉय होता है, उसे कोई नहीं बदल सकता। अंतरा एक मिडिल क्लास लड़की थी जो बैंक में जॉब करती थी और अपनी बहन के साथ रहती थी, इवन खुश थी। उसकी ज़िंदगी में एक लड़का है, कोई गोल्ड नहीं थी जो जाकर देखे कि वो लड़का कौन है या क्या है। वकील साहब, हमारे पास सबूत है जो साबित करता है कि मोक्ष मलिक की वजह से अंतरा माथुर की जान गई। अंतरा ने सुसाइड किया है, उसकी वजह सिर्फ मोक्ष मलिक था, बोलकर इवांशी के वकील ने फाइल आगे बढ़ा दी। जज वो फाइल खोलकर देखने लगे। इवांशी का वकील आगे बोला, ये फाइल साबित करती है कि मोक्ष और अंतरा एक दूसरे से मिल चुके थे। इस फाइल में जो तस्वीरें हैं वो इन दोनों की है, जो कि सीसीटीवी फुटेज से निकाली गई है, होटल की और बैंक की, दोनों की। ये साबित होता है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे, मिल चुके थे। और रही बात मोक्ष मलिक के कातिल होने का सबूत, तो वो भी हाजिर है माय लॉर्ड, बोलकर इवांशी के वकील ने एक कागज आगे बढ़ा दिया। वो कागज था अंतरा का सुसाइड नोट। इवांशी का वकील बोला, माय लॉर्ड, इस नोट में साफ लिखा है, मैं जीना चाहती हूँ पर मैं जी नहीं पा रही हूँ। मैंने उससे प्यार किया पर उसने मुझे धोखा दिया। मैं आज खुद को ख़त्म कर रही हूँ और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान है, जिसका नाम है मोक्ष मलिक, बोलकर वकील ने इवांशी को देखा जो कुछ सोच रही थी। इवांशी का वकील आगे बोला, माय लॉर्ड, उससे ये साबित होता है कि अंतरा माथुर को खुद की जान लेने के लिए मजबूर किया गया। और गवाह के लिए मैं बुलाना चाहूँगा इवांशी माथुर को, जो अंतरा की माथुर की छोटी बहन है। बोलते हुए वकील ने इवांशी को देखा। इवांशी खड़ी हुई और कटघरे में खड़ी हो गई। इवांशी का वकील उससे बोला, आप बताइए अपने हिस्से की बात। इवांशी बिना किसी भाव के बोली, अंतरा की जिस दिन डेथ हुई थी, जिस दिन उसने खुद को मारा था, उससे पिछली रात उसने मुझसे सारी चीज़ें बताई। उसने बताया था कि वो मोक्ष मलिक से प्यार करती थी। उसने अपनी और मोक्ष की कुछ फ़ोटोज़ उस दिन मुझे दिखाई थी और ये भी बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। वो इतनी परेशान हो गई थी कि उसे खुद को ख़त्म करना पड़ा, साथ ही साथ अपने बच्चे को भी। ये सब मोक्ष की वजह से हुआ। अंतरा में बहुत हिम्मत थी पर उसने प्यार ने उसे तोड़ दिया। बोलते हुए वो सर्द नज़रों से मोक्ष को देख रही थी। वहीं मोक्ष को वो भी बिना किसी भाव के उसे देख रही थी। उसे वो इवांशी नज़र नहीं आ रही थी जिसे वो जानता था। उसके सामने सिर्फ अंतरा माथुर की बहन थी, जो अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी और जा भी रही थी। इवांशी का वकील आगे बोला, माय लॉर्ड, सारे सबूत और गवाह आपके सामने हैं, फैसला आपका है। इवांशी कटघरे से निकल कर बैठ गई। वो एक बार भी मोक्ष की तरफ नहीं देखना चाहती थी, ना ही देख रही थी। कुछ देर बाद जज बोले, सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मोक्ष मलिक को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, बोलकर जज ने एक फाइल का कुछ लिखा और अपनी पेन की नोक तोड़ दी। अपनी सजा तुम, मोक्ष ने गहरी सांस ली। कांस्टेबल ने उसे कटघरे से निकाला और आगे बढ़ने लगा। तभी इवांशी उसके सामने आई। मोक्ष बिना किसी भाव के इवांशी को देखने लगा। इवांशी आगे बढ़कर धीरे से मोक्ष से बोली, लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताना, पछताना। और एक बात, तुम्हारे जैसे इंसान से प्यार करने से अच्छा मैं बिना प्यार के रहना पसंद करूंगी, बोलकर वो उससे दूर हो गई और उसे घूरने लगी। मोक्ष बेहद सर्द नज़रों से उसे बोला, जहाँ तुम्हें लगे कि मेरा अंत है, शुरुआत वहीं होगी और इस बार सिर्फ तुम्हारी बर्बादी होगी। ये सुनते ही इवांशी के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। कांस्टेबल मोक्ष को वहां से ले गया। इवांशी की जगह
पर जमी हुई थी। मोक्ष को जेल में शिफ्ट करने के लिए उसे जीप में बिठाया गया और जेल के लिए निकल गए। रास्ते में हाईवे तक पहुंचते ही जीप अचानक से रुक गई। कांस्टेबल ने बाहर निकलकर देखा कि टायर पंचर था। इंस्पेक्टर वगैरह बाकी सब लोग भी बाहर निकले। मोक्ष कार के अंदर ही था। उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। उसका सर नीचे था। कांस्टेबल इंस्पेक्टर से बोला, सर अभी हम वो बोल ही रहा था कि एक तेज आवाज आई और कांस्टेबल इंस्पेक्टर सभी लोग नीचे गिर गए। सबने मुड़कर देखा, जीप ब्लास्ट होते हुए हाईवे के नीचे गिर चुकी थी। 2 साल बाद एक घर में एक लड़की बेड पर सो रही थी। उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। उसके माथे पर शिकन थी, शायद कोई बुरा सपना देख रही थी। अचानक ही वो लड़की उठकर बैठकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वो खुद से ही बोली, कंट्रोल इवांसी, कंट्रोल, एवरीथिंग इज ऑल राइट। बोलते हुए इवांसी ने खुद को शांत किया और बेड से खड़ी हो गई। वो सीधे वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने व्हाइट कलर की सिंपल हाफ स्लीव फुल नेक टी शर्ट पहनी हुई थी और ग्रे कलर की पैंट। खुले बाल, लाइट मेकअप के साथ उसने व्हाइट कलर की हील्स पहनी और अपना बैग लेकर बेडरूम से निकल गई। बेडरूम से निकलकर इवांसी ने चारों तरफ देखा, फिर खुद से बोली, अब खुद के अकेले क्या खाना क्या बनाना, इससे बेटर है बाहर कुछ खा लूंगी। बोलकर वो गेट लॉक करके बाहर चली गई। बाहर उसकी कार खड़ी थी। इवांसी अपनी कार में बैठी और रेडियो ऑन करके वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद इवांसी की कार एक ऑफिस के सामने रुकी, जिसके ऊपर चेक इवेंट का बोर्ड लगा हुआ था। इवांसी अपनी कार से उतरी और कार लॉक करके ऑफिस के अंदर चली गई। उसके अंदर आते ही ऑफिस में जितने भी लोग खड़े थे सब खड़े हो गए और सब उसे मॉर्निंग विश किया। इवांसी ने सबको मॉर्निंग विश कर अपनी तरफ चली गई। चेक इवेंट का एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी जो इवांसी की ही थी। पिछले 2 सालों में इवांसी ने खुद अपने दम पर यह कंपनी बनाई थी और आज उसकी कंपनी मुंबई के टॉप मैनेजमेंट कंपनीज में से एक थी, जिसे बड़े बड़े और नामी ऑर्डर्स मिलते थे। कंपनी में पहुंचकर इवांसी अपनी चेयर पर बैठ गई और कुछ सोचने लगी। उसे हर रोज एक सपना आता था जो कि इतना धुंधला था कि उसे कुछ समझ नहीं आता था, फिर भी वो सपना उसकी रातों की नींद डिस्टर्ब करता था। इवांसी खुद से ही बोली, लगता है स्लीपिंग पिल्स लेने की जरूरत पड़ेगी। मुझे जिस हिसाब से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, सीरियसली सपने आते हैं, समझ में नहीं आने देते। कैसी लाइफ है यार। बोलते हुए उसने अपना सिर हिला दिया। तभी किसी ने केबिन का गेट खोला। अंदर चला आया। इवांसी ने सर उठाकर एक लड़के को देखा जिसकी उम्र करीब 25 से 26 साल होगी। वो दिखने में काफी हैंडसम भी था। इवांसी चिढ़ते हुए बोली, तुम फिर आ गए शिविन। ऐसे मेरे केबिन में धमक कर आने की कौन सी आदत है तुम्हें? बाहर जाओ और अच्छे से नॉक करके आओ, गेट लॉस्ट। बोलते हुए वो शिविन को घूर रही थी। शिविन अपनी भौहें चढ़ाते हुए उससे बोला, कहीं की महारानी हो क्या तुम जो तुम्हारे लिए बाहर जाऊं फिर गेट नॉक करके अंदर आऊं? कौन से झंडे गाड़ दिए तुमने जो तुमने मुझसे इज्जत मिले? इवांसी बोली, तुम जहाँ तुम खड़े हो ना वहाँ की बॉस हूँ मैं, तो रिस्पेक्ट देना सीखो मुझे मिस्टर शिविन खन्ना। शिविन मुंह बनाते हुए बोला, मेरे बिना एक पल रहा जाता नहीं, मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता यहाँ हिलता नहीं। आई बड़ी बॉस बनने वाली चिंदी चोर। इवांसी गुस्से में बोली, अगर तुमने फिर से चिंदी चोर कहा ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। शिविन बोला, क्या हुआ, बुरा लगा? तुम्हारे काम ही चोरों वाले। जैसे बचपन में तुमने मेरी फेवरेट टॉय गन चुराई थी, भूल गई क्या? चोरनी ही रहोगी तुम। इवांसी माथुर। इवांसी चिल्लाते हुए बोली, और तुम तो बड़े दूध के धुले हुए इंसान हो जो स्वर्ग से उतर कर आए हो। इस दुनिया में बिल्कुल परा हो तुम। शिविन कन्फ्यूजन से बोला, ये परा क्या होता है? इवांसी बोली, परी का मेल वर्जन परा वही तो हो जो तुम, स्वर्ग से उतरे हुए परे। शिविन मुंह बनाते हुए बोला, वेरी लैम जोक, जाओ कुछ नया सीख कर आओ। बोलते हुए वो इवांसी के सामने चेयर पर बैठ गया। इवांसी आई रोल करते हुए उससे बोली, ये मेरा केबिन है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अगर जाना होगा तो तुम जाओगे। अब बकवास बंद करो और काम की बात करो। शिविन बोला, 2 ऑर्डर आए थे जो कि कंप्लीट हो गए। एक बिजनेस पार्टी का था, दूसरा एंगेजमेंट पार्टी का। दोनों ही काफ़ी अच्छे से हुए हैं और दोनों में ही मीडिया इन्वॉल्व थी, तो हमारी फ्री मार्केटिंग भी हो गई। तो अब हमें मार्केटिंग स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवांसी बोली, दैट्स गुड। अब हम मार्केटिंग से बचा हुआ पैसा कंपनी की इक्विटी पेमेंट्स लाने के लिए यूज करेंगे। मार्केटिंग के साथ साथ क्लाइंट को दिखाना जरूरी भी है कि कंपनी किस काबिल है। उसके लिए हमें कुछ
काम करने पड़ेंगे, मार्केटिंग का स्पेंड आ जाएगा। बोलते हुए उसने एक फाइल पर साइन किया और फाइल बंद करके शिविन की तरफ बढ़ा दी। शिविन ने वो फाइल लेकर उससे बोला, ओके तो मैं मार्केटिंग टीम से बात कर लेता हूँ, वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। बोलकर वो चेयर से खड़ा हो गया। तभी इवांशी शिविन को रोकते हुए बोली, सुनो। शिविन बोला, ये चिंदी चोर। ये सुनते ही इवांशी उसे बुरी तरह घूरने लगी। इवांशी को अपनी तरफ घूरता पाकर वो मुस्कुराते हुए बोला, असलियत सबसे बर्दाश्त नहीं होती, पता है मुझे। तो बोलिए मिस इवांशी। इवांशी उसे घूरते हुए दांत पीसकर बोली, आज की मीटिंग तुम हैंडल कर लेना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आज बस यही कह रही, अब दफा हो जाओ यहाँ से। शिविन सिर हिलाकर बोला, ओके चिंदी चोर। बोलकर वो केबिन से चला गया। स्टूपिड लड़का। बोलते हुए इवांशी ने सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद इवांशी ऑफिस से निकल गई। करीब 1 घंटे बाद उसने कार रोकी और कार से उतर गई। इवांशी ने सामने देखा। इस वक्त वो एक पुराने घर के सामने खड़ी थी। वो घर ज़्यादा पुराना नहीं था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वहाँ कोई आता जाता नहीं था, फिर कोई रहता नहीं था। इवांशी गहरी सांस लेकर बोली, हैप्पी बर्थडे अंतरा। बोलते हुए उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। उसने एक बार फिर आसपास का माहौल देखा जो कि काफ़ी शांत था, फिर घर के अंदर चली गई। घर के अंदर सारा सामान अपनी जगह पर था, कपड़े से कवर था। इवांशी ने लाइट ऑन की। उसकी नज़र वॉल पर लगी हुई अपनी और अंतरा की तस्वीर पर गई। उस तस्वीर में अंतरा और इवांशी काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। वो इवांशी की ग्रेजुएशन की फ़ोटो थी। कभी सोचा नहीं था कि अकेले इन यादों को देखना पड़ेगा, जिन यादों को मैंने तुम्हारे साथ जिया था। आई मिसिंग यू अंतरा। पता है तुम वापस नहीं आ सकती, बट आई रियली विश कि काश मुझे मेरी अंतरा वापस मिल सकता थी। बोलते हुए इवांशी की आवाज़ में दर्द साफ महसूस किया जा सकता था। इवांशी एकटक अपनी और अंतरा की तस्वीर देख रही थी। वही एक अंधेरे कमरे में कोई था जो इवांशी की तस्वीर देख रहा था। उस कमरे में बीचों बीच इवांशी की एक बड़ी सी तस्वीर रखी हुई थी जिसमें इवांशी मुस्कुरा रही थी। अंधेरे में खड़ा वो आदमी बेहद सर्द आवाज़ में बोला, वक्त का तकाजा था कि हम हारे, पर अब वो वक्त हर तकाजे पर हमारा होगा और हमसे ही सब हारे। इसी के साथ इवांशी की तस्वीर के चारों तरफ आग लग गई। उस अंधेरे में वो आग अलग ही तरह से चमक रही थी। उस जलती हुई आग की रोशनी में सामने खड़े आदमी की आंखें दिख रही थी। उसकी हेजल आइज बेहद सर्द और नफरत से भरी हुई थी। आ रहा हूँ मैं तुम्हारी बर्बादी और अपनी आबादी लेकर। आ रहा हूँ मैं तुम्हारे आंसू और अपने सुकून लेकर। आ रहा हूँ मैं तुम्हारे दर्द और अपनी राहत लेकर। आ रहा हूँ मैं तुम्हारी कैद और अपनी आज़ादी लेकर। बोलते हुए उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई थी। वो इवांशी की जलती हुई तस्वीर को एकटक घूर रहा था। इवांशी की तस्वीर अब पूरी तरह से जलने लगी थी। आग की लपटें ऊपर छत को टच कर रही थी। तस्वीर जलने के बाद अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ राख बची थी। इसी राख की तरह तुम्हारे गुरूर को मिटाऊंगा मैं, जिस गुरूर और नफरत के चलते तुमने मेरे वजूद को छीना। तुम्हारे उसके गुरूर की नफरत को इस कदर तोड़ूंगा कि तुम खुद राख में मिल जाओगी। बोलते हुए उस आदमी की आवाज़ में एक प्रोमिस था। वो प्रोमिस इवांशी माथुर को बर्बाद करने का। वहीं इवांशी जो टूटा हुआ कांच वहाँ उठा रही थी, उसकी अंगुली पर एक कट लग गया था। सिट। बोलते हुए इवांशी ने अपनी अंगुली स्विक की और टूटे हुए ग्लास के टुकड़े को देखा। उसे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, पर वो फीलिंग क्या थी वो समझ नहीं आ रही थी। वो खुद से ही बोली, आई होप कि मेरी अजीब सी फीलिंग कुछ गलत ना हो। बोलते हुए उसने गहरी सांस ली और अपना ध्यान भटकाने लगी। मुंबई, रात का वक्त। इवांशी इस वक्त अपने घर पर बेडरूम में बेड पर बैठी हुई थी और अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि शिविन का कॉल था। कॉल पिक करके इवांशी बोली, क्या है तुम्हें? तुम मुझे रात को भी शांति से जीने नहीं दे सकती क्या? दूसरी तरफ से शिविन बोला, चुड़ैल रात को जीती है या लोगों को परेशान करती है, पहले तो ये कन्फर्म करो। इवांशी चिढ़ते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे चुड़ैल करना चाहते हो तुम? शिविन बोला, अब तुम एक्सेप्ट कर रही हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? अपने मुंह से तुमने कबूल कर लिया है कि तुम चुड़ैल हो तो सकती हो। अगली बार से तुम्हारे पैर चेक करने पड़ेंगे, मुझे कहीं टेढ़े तो नहीं। इवांशी दांत पीसते हुए बोली, तुम ना अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप बोलो किस लिए कॉल किया था, वरना मैं कॉल रख रही हूँ। शिविन बोला, ओके फाइन, सुनो काम की बात है, ऑर्डर आया है। सिंघानिया इंडस्ट्रीज से। उनकी कंपनी का नया बॉस 5 साल बाद आ रहा है।
अब तक कौन है, क्या करता है, किसी को नहीं पता। पता नहीं क्या है उन लोगों का, बट अब कोई आ रहा है जिसे लोग एयश कहते हैं। इवांसी कुछ पल रुक। ओके, तो हमें कल एक वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। आई एम राइट? शिविन बोला। यस यू आर राइट, वेलकम पार्टी कल रात को ही है, तो हमें जल्द से जल्द प्रिपेयर करना होगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, कल शाम तक का टाइम है। इवांसी हैरानी से बोली, कल रात को? शिविन, आर यू मैड और वाट? कल रात तक सब कुछ कैसे होगा? इतनी सारी प्रिपरेशन होती है पार्टी के लिए, तुम्हें सब पता है, फिर भी तुमने कल रात के लिए हाँ कर दी। एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी, समझनी पड़ती थी, लोगों की पसंद नापसंद, लोकेशन, सारी चीज़ें देखनी होती थी, और ये सब 24 घंटे से भी कम टाइम में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इवांसी पैनिक करते हुए बोली, तुम ना बहुत बड़े पागल हो, अब क्या करूँगी मैं? तुमने हाँ कर दिया, बात तो मेरी कंपनी पर आ जाएगी ना, क्या करूँगी मैं? टाइम नहीं है, 24 घंटे से भी कम टाइम में मैं कैसे करूँगी? अभी तो कुछ करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा। और पूरी रात शिविन इवांसी की बात बीच में काटते हुए उसे बोला, इवांसी डोंट पैनिक, ओके रिलैक्स, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट। शिविन के कहने पर इवांसी ने खुद को शांत किया। हेडरेस्ट से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। उसके साथ हर बार यही होता था, जब भी उसकी इवेंट कंपनी पर छोटी सी भी बात आती थी वो ऐसे ही पैनिक कर जाती थी और शिवन ही उसे शांत करता था। शिविन ने जब इवांसी की ठहरी हुई सांसें सुनी तब उसे समझ आया कि इवांसी अब रिलैक्स हो चुकी थी, इसीलिए वो बोला, इवांसी सब कुछ हो जाएगा, वो भी 24 घंटे से पहले। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर हम ये प्रोजेक्ट पूरा कर ले। पूरा मुंबई क्या पूरा इंडिया की नज़र है शिंगानिया इंडस्ट्रीज का न्यू बॉस आखिर है कौन? अगर वहाँ नज़र है तो पार्टी पर भी नज़र सबकी पड़नी है। ये हमारे लिए गोल्डन चांस है। अब एक रात जगना पड़ेगा, जो जगेगा पर ये प्रोजेक्ट पूरा करेंगे वो भी बेस्ट तरीके से। इवांसी गहरी सांस लेकर बोली, थैंक यू। शिविन बोला, जल्दी से बेड से उठकर गेट खोलो। इवांसी कन्फ्यूजन से बोली, क्यों गेट क्यों खोलूं? तुम? बोलते हुए वो रुक गई। कुछ सोचते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बेड से उठी, मेन डोर के पास गई। डोर पहुंचते ही उसने डोर खोला। सामने शिविन खड़ा था। इवांसी शिविन को देखते हुए उससे बोली, तुम इंसान हो या भूत? मतलब कहीं भी टपक जाओगे, जब मन करेगा तब टपक जाओगे। टपकने की गंदी आदत है क्या तुम्हारी? शिविन अंदर आते हुए उससे बोला, अपने शब्दों पर गौर फरमाओ चिंदी चोर, ऐसा लग रहा है तुम डबल मीनिंग बातें कर रही हो। इवांसी गुस्से में बोली, डबल मीनिंग? सीरियसली? मेरे घर में घुसकर चले आ रहे हो तुम और डबल मीनिंग बातें कर रही हूँ मैं? व्हाट ए थॉट। बोलते हुए वो शिविन को घूर रही थी। शिविन किचन की तरफ बढ़ते हुए उससे बोला, आई नो मेरे विचार अति उत्तम है, तुम इतनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है चिंदी चोर। बोलते हुए वो किचन में चला गया और कॉफ़ी बनाने लगा। इवांसी भी किचन में गई और शिविन से बोली, तुम पहले ये बताओ कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? दूसरा ये बताओ तुम मुझे चिंदी चोर कहना कब बंद करोगे? इट्स सो एम्बैरेसिंग। अब तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता कि इंसल्ट क्या होती है, आदत जो पड़ चुकी है बेइज्जत होने की, पर मुझे फ़र्क पड़ता है। शिविन बोला, हाँ तुम्हें तो फ़र्क पड़ेगा ही, क्योंकि नई नई आदत पड़ी है ना बेइज्जत होने की। शिविन की ये बात सुनते ही इवांसी गुस्से से उस पर बुरी तरह घूरने लगी, पर शिविन को उसकी नज़रों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो आराम से कॉफ़ी बना रहा था। उसे रिएक्ट न करता देख इवांसी पैर पटकते हुए हॉल में चली गई। थोड़ी देर बाद कॉफ़ी बनाकर शिविन 2 कॉफ़ी मग लेकर हॉल में गया और उसने इवांसी को देखा जो हॉल में ही लैपटॉप लेकर काम कर रही थी। शिविन उसके पास बैठते हुए उससे बोला, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें आराम करने की नीड है तो तुम आराम करो, काम मैं हैंडल कर लूँगा। इवांसी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखते हुए उससे बोली, कंपनी मेरी है, नाम भी मेरा होगा और काम तुम करो। ये गलत है शिविन, काम तुम करो और क्रेडिट मैं लेती जाऊँ। मैं ऐसा नहीं हूँ, तो हम साथ में काम करेंगे और क्रेडिट भी साथ में लेंगे। वो क्या है ना, अकेले करना पॉसिबल नहीं है। बोलते हुए उसने शिविन को देखा जो उसे ही देख रहा था। शिव ने उसे देखते हुए उसे बोला, कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गई हो, मेरी चिंदी चोर पर अच्छे के लिए हुई है। इवांसी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोले, समझदार होना पड़ता है शिविन, हालात कब बदल जाए नहीं पता, तो बेहतर है कि हम हालात को झेलने की हिम्मत और काबिलियत दोनों रखें। शिविन बोला, अंतरा की याद आ रही है, उसकी याद तो मुझे हर रोज़ हर पल हो जाती है शिविन। बोलते हुए इवांसी ने शिविन को देखा, उसकी आंखें नम हो गई थी। वो हर बार कोशिश करती थी कि वो कुछ याद नहीं करेगी, पर हर बार ना चाहते हुए भी
उसे सब याद आता था, अंतरा से लेकर मोक्ष तक सब कुछ। अंतरा को याद करके उसे कहीं न कहीं सुकून मिलता था, पर मोक्ष को याद करते ही इवांशी के दिल में अजीब सी फीलिंग आती थी। उसे समझ नहीं आता था कि वो फीलिंग क्या थी, पर वो बेचैन हो जाया करती थी। शिविन बोला, बस आंसू आना शुरू हो गए। इवांशी माथुर बड़ी हो गई हो, तुम इधर आओ। बोलते हुए उसने इवांशी की बाँह पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। इवांशी ने उसके सीने पर सर रख ली और आंखें बंद कर ली। शिविन उसका सर सहलाते हुए उससे बोला, जो चला गया सो चला गया इवांशी। अंतरा कभी वापस नहीं आ सकती। उसके बारे में सोचकर खुद को तकलीफ देने से अच्छा उन यादों के बारे में सोचो जो तुम्हें खुशी देती है। बाकी तुम्हारी खुशियों के लिए मैं हूं ना। शिविन खन्ना इवांशी माथुर की खुशियां कभी कम नहीं होने देगा। ये सुनते ही इवांशी ने उठकर उसे देखा और बोली, तुम मुझे हमेशा खुश रखोगे। शिविन उसके फोरहेड पर किस करके बोला, बेशक खुश रखूंगा। आखिर इकलौती दोस्त हो मेरी, जो मेरी फैमिली भी है, मेरी पार्टनर भी। इवांशी आई रोल करते हुए उससे बोली, बस इसी प्यार को लोग रोमांटिक रिलेशनशिप समझ लेते हैं। शिविन बोला, समझने वाले तो बहुत कुछ समझते हैं, पर सबकी समझ पर हम काबू नहीं कर सकते। तो जिसे जो समझना है वो समझे, हम अपनी समझ पर ध्यान देते हैं। इवांशी हंसते हुए बोली, क्या था ये समझ एक ही स्टेटमेंट में कितने समझ। शिविन मुस्कुराते हुए बोला, जितने समझ आपकी समझ में आए इतने समझ हमने अपनी स्टेटमेंट में समझाई। समझने का नजरिया होना चाहिए तो सब समझ जाएगी। शिविन की बात सुनकर अब इवांशी को हंसी आने लगी थी। वो खुलकर हंस रही थी। वहीं उसे हंसता देखकर शिविन ने गहरी सांस ली। वो यही तो चाहता था कि इवांशी हंसे। इवांशी हंसते हुए बोली, तुम मुझे हंसाना बहुत अच्छे से जानते हो ना शिविन। बोलते हुए वो शिविन को देख रही थी। शिविन उसका गाल पिंच करते हुए बोला, क्या करूँ, अब तुम कितनी भी बड़ी चिंदी चोर क्यों ना हो, वो तो मेरी दोस्त ही ना। उदासी तुम्हारे चेहरे पर नहीं देख सकता। अब ये मेरी एक अच्छी आई है तो क्या कर सकते हैं। इवांशी से घूरते हुए बोली, सच ए सेल्फ ऑफ पर्सन यू आर। काम पर ध्यान दो। बोलते हुए उसने लैपटॉप की तरफ इशारा किया। शिविन ने सिर हिला दिया और फिर दोनों काम पर लग गए। सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए, सारी प्लानिंग करते हुए सुबह के 4 बज गए थे। इवांशी थककर शिविन के कंधे पर सर रखकर सो गई थी। शिविन इवांशी के सोते हुए मासूम चेहरे को देखकर धीरे से बोला, आई होप आज की यह पार्टी तुम्हारे लिए नया सवेरा लेकर आए। अंतरा को खोने के बाद तुम्हारी जिंदगी का जो अकेलापन है उसे मैं पूरे तरीके से दूर नहीं कर सकता, पर तुम्हारी कंपनी तुम्हारा पैशन है। अगर ये आगे जाएगी तो तुम खुशी होगी। मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। बोलकर उसने इवांशी की फोरहेड पर किस कर लिया। वहीं एक विला की बालकनी में एक आदमी खड़ा था और चांद को देख रहा था। उसकी हेजल आइज बेहद सर्द थी। खुशियों को तुम्हारे आसपास भी नहीं आने दूंगा मैं इवांशी माथुर। तुम्हारी जैसी लड़कियां दूसरों की जिंदगी से खेलकर खुश कैसे रह सकती है। मैं नहीं रहने दूंगा खुश। अगर खुशी तुम्हारे करीब आएगी तो तुम्हारे सामने से तुम्हारी खुशी को तुमसे इस कदर छीन लूंगा कि तुम तड़पते तड़पते मर जाओगे, पर मर भी नहीं पाओगे। बोलते हुए उस आदमी के फेस पर एक बेहद खतरनाक स्माइल आ गई थी। अगली सुबह इवांशी की आंखें खुली और उसने खुद को बेड पर पाया। वो उठकर बैठी और उसने चारों तरफ देखा। उसे शिविन कहीं नहीं दिखा। क्या यार, काम करते करते खुद सो गई, पता नहीं पूरा काम होगा भी या नहीं। और ये शिविन, ये पक्का किचन में ही होगा। बोलते हुए इवांशी बेड से उठी और सीधे वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। उसने व्हाइट कलर की फुल स्लीव शर्ट पहनी हुई थी, साथ ही बेगी कलर की स्ट्रेट पैंट्स। खुले बाल, हल्के मेकअप में इवांशी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने अपना पर्स और फ़ोन उठाया, फिर बेडरूम से निकल गई। बाहर जाकर इवांशी की नज़र शिविन पर गई, जब डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहा था। वो शिविन की तरफ बढ़ते हुए उससे बोली, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, हम बाहर खा लेते या ऑफिस में खा लेते। शिविन बोलते हुए वह चेयर पर बैठ गई। शिविन उसके पास सामने बैठते हुए उससे बोला, मिस शिवांशी माथुर, क्या आपको इतना भी नहीं पता कि खाना हमेशा घर का खाना चाहिए। ऐसे बाहर खाकर ना बीमार पड़ जाओगे। चुपचाप से बनाया वो खाओ। बोलते हुए उसने इवांशी की प्लेट में खाना सर्व किया। इवांशी ने अपनी प्लेट की तरफ देखा। शिविन ने पोहा बनाया था जो कि इवांशी को काफ़ी पसंद था। शिविन इवांशी से बोला, तुम्हारे सोने के बाद बाकी चीज़ें मैंने हैंडल कर ली थी। अब हमें जाकर लोकेशन देखनी है और कल रात को ही मैंने कॉल कर दिया था। सारा काम स्टार्ट हो चुका है। हमें उसे एक बार चेक करने के लिए जाना होगा। बोलते हुए उसने इवांशी को देखा जो उसे ही घूर रही थी। वाट, इसे क्या घूर रही हो, जैसे मैंने तुम्हारा खाना छीन लिया है। बोलते हुए शिविन ने जूस का गिलास उठा लिया।
इवांशी उसे घुरते हुए उससे बोली, खाना नहीं छीना पर मेरी मेहनत का काम ले लिया। जो काम मुझे करना है वो तुम क्यों कर रही हो शिविन? शिविन उससे बोला, तुम सो चुकी थी मैडम, अगर मैं नहीं करता तो अभी हम यहाँ बैठकर रो रहे होते। तो अपनी बकवास बंद करो। उसकी बात सुनकर इवांशी ने सिर हिला दिया और पोहा खाने लगी। उसे पता था कि शिविन सही कह रहा था, फिर भी इवांशी चाहती थी कि वो अपने हिस्से का काम खुद करे। सारा काम शिविन पर डालना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। खाने के बाद शिविन और इवांशी घर से निकल गए। दोनों अपनी अपनी कार में बैठे और सीधे लोकेशन के लिए निकल गए। कुछ देर बाद इवांशी ने कार रोकी और कार से उतर गई। वो इस वक्त एक बड़े से हॉल के बाहर खड़ी थी। वेन्यू हॉल को देखते हुए ही वो खुद से बोली, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इवांशी, इसे हम अच्छे से पूरा करते हैं। बोलकर उसने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। अंदर जाकर देखा कि सारा काम चल रहा था। आधा ही हुआ था पर शाम तक पूरा हो सकता था। इवांशी अपने बालों का मेशी बनाया काम पर लग गई। आउटर एरिया का काम शिविन देख रहा था। इन सारे कामों में शाम हो गई, पता ही नहीं चला। पर लकीली इवेंट प्लेस काफ़ी अच्छे से रेडी हो चुका था। इवांशी अभी एक आदमी को कुछ बोल ही रही थी, तभी शिविन आकर उससे बोला, थोड़ी देर में गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे तो तुम जाकर रेडी हो जाओ। इवांशी उससे बोली, पर अभी भी एक तरफ का थोड़ा सा लाइटिंग रह रहा है, मैं वो। शिविन उसकी बात काटकर बीच में बोला, मैं सब हैंडल कर लूँगा, तुम्हें रेडी होने में टाइम भी लगेगा। इवांशी उससे बोली, ओके फाइन। बोलकर वो एक गेस्ट रूम में चली गई। किसी भी इवेंट को अटेंड करने के लिए इवांशी अपने साथ कपड़े लेकर ही चलती थी और आज भी वो कपड़े लेकर ही आई थी। चेंज करने के बाद इवांशी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसने रॉयल ब्लू कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था, जिसके एक तरफ सिल्ट था और एल्बो लेंथ स्लीव थी। बालों को खुला छोड़कर कर्ल करके थोड़ा सा मेकअप करके बाद इवांशी रेडी थी। उसने अपने सिल्वर कलर के हिल्स पहने और गेस्ट रूम से निकल गई। पार्टी में गेस्ट आना स्टार्ट हो चुके थे। शिविन स्टाफ से कुछ बातें कर रहा था। इवांशी आसपास देखते हुए आगे जा रही थी। वो किसी से टकरा गई। उसने अपने सामने एक आदमी को देखा। आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। बोलते हुए वो इवांशी उसे देख रही थी। हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, इट्स ओके, आई एम फाइन रूहान सेठी, इस पार्टी के लिए आपकी कंपनी का ऑर्डर मैंने ही दिया था। आई टॉक टू यू शिविन, ही गारंटेड मी एंड लुक, मेरा फैसला सही निकला। बोलते हुए रूहान ने चारों तरफ नजरें घुमाई। पूरी पार्टी का थीम ब्लू एंड ब्लैक था। लाइटिंग काफ़ी अच्छी थी जिस वजह से वहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा लग रहा था। साथ ही बैकग्राउंड में हल्का हल्का सा धीमा म्यूजिक चल रहा था जो काफ़ी अच्छी फील दे रहा था। इवांशी रूहान से बोली, थैंक्स, वैसे इस बार का सबसे ज़्यादा कम शिविन ने ही किया है। वेल, मेन गेस्ट कब तक आएंगे, उनके आने के हिसाब से ही आगे की चीज़ें होगी। बोलते हुए वो रूहान को देख रही थी। रूहान उससे बोला, वो थोड़ी देर में आ जाएगा, ही विल टेक 10 मिनट्स आई गेस। इवांशी सर हिलाते हुए बोली, ओके देन, आई हैव सम वर्क, एक्सक्यूज मी। बोलकर वो रूहान को देखकर हल्का सा मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। रूहान उसे जाते हुए देखकर खुद से ही बोला, मासूम चेहरा है पर अंदर की नीयत का नहीं पता। क्यों, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम कुछ बुरा कर सकती हो, पर किया है तो है, और जिसके साथ किया है वो मेरे लिए बहुत खास है, सो यू हैव टू पे। बोलते हुए रूहान के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सभी लोग बिजी थे कि तभी अचानक से वहां शांति छा गई। सबका ध्यान मेन गेट की तरफ था जहां से एक आदमी एंटर कर रहा था। इवांशी जो एक वेटर को कुछ बता रही थी, अचानक से उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने उस वेटर को जाने के लिए कहा और टेबल पर हाथ रखकर लंबी सांसें लेने लगी। लंबी सांसें लेते हुए उसकी नज़र मेन गेट पर गई। सीधे उसकी नज़र दो हेजल आइज पर मिली, जिसे देखते ही उसके शरीर में डर की एक अजीब सी लहर दौड़ गई। ब्लैक कस्टम मेड सूट, जेल सेट हेयर, एक कान में ईयर स्टैंड, ब्लैक शूज, हाथ में एंटीक वॉच पहने सबके सामने अद्विक सिंघानिया खड़ा था। 6.2 की हाइट, गेरुआ रंग, हेजल आइज। अद्विक सिंघानिया पर कोई भी लड़की फिदा हो जाए। रूहान एक माइक लेकर बोला, मीट द CEO सिंघानिया इंडस्ट्रीज, मिस्टर अद्विक सिंघानिया। बोलते हुए रूहान अपने सामने खड़े अद्विक को देख रहा था। वहीं रूहान की बात खत्म होते ही सब तालियां बजाने लगे। अद्विक माइक लेकर बोला, वेलकम टू द पार्टी ऑफ अद्विक सिंघानिया। अद्विक की आवाज़ सुनते ही इवांशी के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने एक नज़र अद्विक को देखा और तुरंत वहां से चली गई। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।